नमस्कार मित्रों, मैं कन्हैया यादव, भारतीय प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रवक्ता अखिल भारतीय परिवार पार्टी उत्तर प्रदेश व लोकसभा प्रभारी बस्ती। मित्रों, आज किसी राजनीतिक मुद्दे पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। आज मन बहुत दुखी है। आज एक घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। आप सबको पता है कि आज सुबह सुबह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक घटना घटी, जिसके कारण आज मन बहुत दुखी है। मित्रों, मैं सबसे पहले उस घटना में शहीद हुए देश के सभी संसाधनों की नींव की ईंट श्रमिक बंधुओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही साथ कल विशाखापत्तनम में गैस रिसाव में भी जो हमारे साथी शहीद हुए, उनको भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। मित्रों, मैं शुरुआत कहां से करूं समझ में नहीं आ रहा। आप सारे लोग जानते हैं कि इस समय देश में वैश्विक महामारी कोरोना फैली हुई है, जिसकी वजह से हम सारे लोग लॉकडाउन में हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। हम अपने घर में हैं और कहीं न कहीं सुरक्षित भी हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जिनको लिए कोई समस्या नहीं है, सब अपने घर में खा रहे हैं। किन्हीं कारणों में जिन भी स्थितियों में जी रहे हैं, उन्हें कुछ दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक ऐसा वर्ग, जिस वर्ग के ऊपर इस समाज की नींव टिकी हुई है, जिनको हम श्रमिक वर्ग कहते हैं, वो आज सबसे ज़्यादा प्रभावित है। आप कल्पना कीजिए मित्रों कि क्या हम और आप 100, 200, 400, 600, 800 किलोमीटर पैदल, साइकिल से चलने को तैयार हैं? शायद नहीं। उस दृश्य की कल्पना कीजिए कि लोग बच्चे को गोद में ले करके, पीठ पे सामान लाद करके रोड पे पैदल चल रहे हैं। और रोड पे भी नहीं चल रहे हैं, रोड के किनारे की किसी रोड से, इवन सड़क की पटरियों से क्यों चल रहे हैं? कभी जानने का प्रयास किया आपने? कभी सोचा? हमको आपको फुर्सत कहाँ है इन सब चीज़ों को सोचने की? हमारे पास फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उसके बाद बहुत सारे सीरियल हैं जिनको हम बहुत पसंद करते हैं, उसमें अपने दिन गुजार रहे हैं, अपने घर परिवार में व्यस्त हैं। शायद हमने कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से ये लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं, अपने घर की तरफ रुख कर रहे हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि अगर हमें या आपको या किसी को एक विपरीत परिस्थिति में खाने रहने की व्यवस्था मिले, तो इन परिस्थितियों में वो घर कदापि नहीं छोड़ेगा। घर का मतलब जहाँ वो रह रहा है, उस स्थान को निश्चित रूप से नहीं छोड़ेगा। उस स्थान को यदि वो छोड़ रहा है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण है। लेकिन ये वर्तमान की सरकारें उस कारण को जानते हुए भी उस पर ध्यान देने का प्रयास नहीं कर रही हैं। यदि हमारे मजदूर भाई जो उस ट्रैक पे जो दुर्घटना हुई, जिनमें उनकी मृत्यु हुई है, वो शायद उस ट्रैक पर न जाते, यदि उनको उस कंपनी ने, जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे, उसने उनको सारी व्यवस्था वहीं पे उपलब्ध कराई होती, या सरकार ने सारी व्यवस्था वहाँ पे उपलब्ध कराई होती कि आप रहिए, आराम से रहिए, खाइए पीजिए, आराम करिए, ये लॉकडाउन खत्म होगा तब आप अपने घर जाइएगा। या यदि ऐसा आप नहीं कर पा रहे थे तो कम से कम आप उनको किसी साधन से, किसी व्यवस्था से उनके घर भेज देते। सुबह से सोशल मीडिया पे चर्चा कुछ महानुभाव कर रहे हैं कि क्या इतनी जल्दी थी, क्यों वो ट्रैक पे चले गए, ट्रैक कोई सोने की जगह है? बिल्कुल सोने की जगह नहीं, मैं मानता हूँ कि उनकी गलती है, लेकिन किस परिस्थितियों में उन्होंने ऐसा कदम उठाया होगा, ये सोचिएगा तो आपका हृदय आपको जवाब देगा कि क्या सही क्या गलत है। ऐसे बैठ करके, एसी रूम में बैठ करके, अपने घर में बैठ करके, सारे सुख सुविधाओं में रहते हुए किसी के ऊपर कमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। कभी सोचिए उन परिस्थितियों को जब व्यक्ति अपना स्थान छोड़ करके पैदल चलने को मजबूर होता है। मित्रों, आखिर ये क्यों ऐसा हुआ? क्या हमारा देश 73 साल की आज़ादी में अभी इस स्थिति में भी नहीं है कि हम अपने ही देश के लोगों को वो सुविधाएं मुहैया कर पाएं
कि जब कभी हमारे देश में कोई आपातकालीन स्थिति हो, उन स्थितियों में हम उनको स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधा, भोजन पानी की व्यवस्था कर पाएं, परिवहन की व्यवस्था कर पाएं। क्या देश अभी इन स्थिति में नहीं आ पाया है? शायद नहीं आ पाया है। और इन सारी स्थितियों की जिम्मेदारी उन सरकारों की है जिन्होंने इन 73 सालों में इस देश पर राज्य किया है। केवल राज्य करने के लिए आप सरकार नहीं बनाते हैं, आप सरकार बनाते हैं कि उस देश की व्यवस्था को ठीक करेंगे, वहाँ के संसाधनों का सदुपयोग करेंगे, वहाँ के लोगों को सुख सुविधाएं देंगे। और अगर किन्हीं कारणों से इस देश में कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो उन विपरीत परिस्थितियों में भी हम उनको कम से कम जीवन यापन की सुविधाएं तो उपलब्ध करा पाए। और आज हम उसमें फेल हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो 70-73 साल का विकास है जिसकी हम बात करते हैं, वो आज नंगा हो गया है। कुछ नहीं है आपके पास कहने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। मित्रों, जो वहाँ की घटना है उसका कुछ फोटोग्राफ्स, वीडियो आ रहे थे, आपने भी देखा होगा। वहाँ पे कुछ रोटियां बिखरी हुई थी। मुझे लगता है कि इस पूरी घटना की जिम्मेदारी उन रोटियों की है। यदि वो रोटियां किसी को उपलब्ध हो जाती तो शायद वो अपना घर छोड़ करके इतनी दूर मजदूरी करने के लिए न जाता। मित्रों, अब होगा क्या? सरकारें हमारी क्या करेंगी? जांच बैठाएंगी। और जांच किसकी होगी? क्या जांच होगी उस ड्राइवर की जिसने रोकने का भरसक प्रयास किया ट्रेन को? या जांच उनकी होगी जो बेचारे थक हार करके रेलवे लाइन पे सो गए थे? या जांच उन कुर्सियों की होनी चाहिए जिनकी वजह से जिनको रेल में जाना चाहिए था, जिनको बस में जाना चाहिए था, वो रेल की पटरी पर पैदल चल रहे थे? किसकी जांच होनी चाहिए? मुख्य विषय तो ये है। जांच तो होगी, जैसे सब जांचें होती हैं, जांच होगी, उसका एक रिजल्ट आएगा जांच का और मामला रफा दफा हो जाएगा। आप उनको कुछ सहयोग राशि दे देंगे, सहयोग राशि देने से उनका परिवार वापस नहीं आएगा। मित्रों, जांच उनकी होनी चाहिए, मुझे लगता है कि जिनकी वजह से उन लोगों की जान गई है। और कहीं न कहीं उसके जड़ में ये राजनीतिक पार्टियां हैं, ये सरकारें हैं जिनकी वजह से उनको रोड पे भी नहीं चल पाए। रोड पे इसलिए नहीं चलते मजदूर क्योंकि उनको रोका जाता है, उनको परेशान किया जाता है। क्या जरूरत है कि रेल की पटरियां अक्सर जो है जंगल झाड़ियों में से होती हुई जाती हैं, जबकि पूरा रोड खाली है। रोड पे क्यों नहीं चलते? वो इसलिए नहीं चलते क्योंकि उनको वहां पे रोका जाता है, परेशान किया जाता है। उनके मन में कोई भय है, कोई शंका है, तभी तो वो रोड पे नहीं चले, पटरियों पे गए। इन सारी समस्याओं की जड़ ये सरकारें हैं और ये राजनीतिक व्यवस्था है जिसको बदलने की हम लोग बार बार बात करते हैं। मित्रों, आज मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि एक बार अपने दिल पर जोर दें और सोचें कि आखिर हमने देश को क्या दिया है। इन सरकारों ने देश को क्या दिया कि हम 1 महीना 2 महीने लोगों को खाने रहने की व्यवस्था नहीं दे पाते और हम कहते हैं विकास हुआ है। मुझे याद है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि इस देश में वो दिन भी आएगा जब हवाई चप्पल पहन के लोग हवाई यात्रा करेंगे। महोदय, मैं बड़ी विनम्रता से आपसे पूछना चाहता हूं कि आप वो जो सुनहरे सपने दिखा रहे थे कि हवाई चप्पल पहन के लोग हवाई यात्रा करेंगे, आज पैदल यात्रा भी नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ गए वो सपने? कैसे क्या हो गया इस देश को? 2 महीने भी नहीं संभल पा रही है आपसे ये देश और यहाँ की जनता। ये वही महान जनता है जिसने आपको गद्दी पे बैठाया है, जिनके भरोसे आप विदेशों की यात्रा करते हैं और विदेशों की यात्रा करते रहे हैं। ये वही महान जनता है जो आज रोड पर टहल रही है, कहीं ट्रक के नीचे, कहीं ऐसे आकस्मिक रूप से, कहीं पैदल चलते हुए और कहीं रेल के ट्रैक पे अपनी जान दे रही है। याद रखिएगा कि यह जनता माफ नहीं करेगी। सारी चीजें याद रहेंगी और समय पे जनता आपसे जवाब भी मांगेगी। मित्रों, 1-2 घटनाएं और हैं, मैं उनकी संक्षिप्त बात करके अपनी बात समाप्त करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आज कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन चूंकि सभी समस्याओं की जड़ राजनीति ही है इसलिए उस पर बात हो ही जाती है। मित्रों, इसी बीच जब लॉकडाउन 3 शुरू हुआ तो एक और घटना हुई कि हमारे देश में शराब की सारी दुकानें खोल दी गई।
ये वो देश है, वो गांधी का देश है, ये भगवान राम और कृष्ण का देश है। इस देश में मंदिर नहीं खुले, गुरुद्वारे नहीं खुले, मस्जिद नहीं खुली, चर्च नहीं खुले, लेकिन खुला तो क्या खुला? शराब की दुकानें। और उस पर भी कुछ हमारे भाई तर्क देते हैं कि अर्थव्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि हमको शराब की दुकानें खोलनी पड़ रही हैं। मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं उन अपने साथियों से जो ये तर्क देते हैं कि क्या गुजरात की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है? क्या बिहार की अर्थव्यवस्था खराब है? या उन राज्यों की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है जहां पे शराब की दुकानों या शराब बेचने पर प्रतिबंध लगा हुआ है? यह सब बहानेबाजी नहीं चलेगी। ये जनता आपसे एक एक चीज का जवाब लेगी समय आने पर, और सूद के साथ जवाब देगी। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि 4 लोग इकट्ठा हो जाए तो कोरोना फैल जाता है। जमातियों ने कोरोना फैला दिया, बिल्कुल फैलाया। मैंने उस समय उसका विरोध किया था, अभी भी विरोध करता हूं। एक अंत्येष्टि हो जाए तो वहां 20 से अधिक लोग इकट्ठा हो जाए तो कोरोना फैल जाता है। और ये जो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, उनसे कोरोना नहीं फैलता है। सलाम करता हूं मैं आपकी सोच और आपकी इन उपलब्धियों का। इन्हीं उपलब्धियों की एक बड़ी पुस्तिका बनेगी जिस पे हम आपसे सवाल करेंगे, और ये जनता आपसे सवाल करेगी और आपको जवाब देना ही होगा। मित्रों, मैं दोबारा उन अपने श्रमिक बंधुओं को आत्मा से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज की बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।